हेलो एवरीवन, सो दिस वीडियो विल बी द कंटिन्यूएशन ऑफ पार्ट 1 ऑफ द फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे? इस वीडियो में बेसिकली हम देखेंगे तीनों लॉज, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। रेस्ट, मोशन, इनर्शिया, मास, ये सब चीज़ ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नहीं जानते हो, प्रीवियस वीडियो को लुकआउट करो। नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, सी हम लोग तीनों इक्वेशन, तीनों मोशंस के लॉ को देख लेते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया पहले ही बताया था ना कि सर कोई भी बॉडी अपना स्टेट को मेंटेन करना चाहता है बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मास। क्यों कंटिन्यू करना चाहता है? क्योंकि सर उसके पास मिनिमम एनर्जी रहता है, इसीलिए वो कंटिन्यू करना चाहता है। मिनिमम एनर्जी लेवल पे कोई भी बॉडी स्टेबल रहता है, इसीलिए वो उस स्टेट को कंटिन्यू करना चाहता है। ठीक, अभी देखेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलता है एनी बॉडी और ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द सेम स्टेट unless an external force acts on it, या फिर इसको और प्रिसाइजली बोले unless an external unbalanced force acts on it। ठीक है, देखते हैं क्या सर। any object or body remains in the same state unless an external unbalanced force acts on it, या फिर unless an external force acts on it। इसको हटा दो। देखो सर, एनी ऑब्जेक्ट और बॉडी रिमेन्स इन द सेम स्टेट पे कोई भी ऑब्जेक्ट और बॉडी रहना चाहेगा कब तक? अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना हो। जैसे अभी हम खड़ा है ना यहाँ पे, अब एकदम अपना मिनिमम कुछ नहीं कर रहे हैं, मिनिमम एनर्जी स्टेट पे हम हैं। तो मिनिमम एनर्जी स्टेट पे तो हम स्टेबल है। अब हम स्टेबल है तो मेरा बॉडी चाहेगा कि नहीं हम खड़ा ही रहें। कब तक? जब तक मेरे बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। अब एक्सटर्नल फोर्स किस किस तरीके से हो सकता है? कोई हमको आके धक्का दे दे, एक्सटर्नल फोर्स हो गया वो। अब सर दूसरा, मान लो कि कोई धक्का ना भी दे, हम थक जाए, खड़े खड़े थक जाए। अब बोलोगे सर खड़े खड़े कैसे थक जाए? पैर दर्द कर सकता है, काफी देर खड़े रह जाओगे तो काफी देर तक खड़े रह जाओगे तो क्या क्रिएट होगा? पेन क्रिएट होगा। और वो पेन क्या काम करेगा? वो भी एक तरह का फोर्स का काम करेगा और वो आपको फिर अपना स्टेट को चेंज करने पे मजबूर कर देगा। तो सिर्फ जब हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट, इसका मतलब ये नहीं कि एक्सटर्नली हमको कोई आके फोर्स लगा दे, नहीं, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो सर एनी ऑब्जेक्ट और बॉडी रिमेन्स इन द सेम स्टेट अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट, ये हम बता दिए अपना एग्जांपल लेके कि अगर हम रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेंगे। मान लो हम मोशन में रहते तो मोशन में ही रहना चाहेंगे। उसी तरह कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है तो मूव ही करना चाहेगा। जैसे एग्जांपल के लिए बॉल रोल कर दो, एक जैसे ये सरफेस है, बॉल को हम इधर से फोर्स लगा दिए। ठीक है, अब फोर्स लगाने के बाद ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, इसका मास m है, मूव कर रहा है ना, तो मूव कर रहा है सर, तो मूव करते 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 यहाँ तक आएगा और फिर समहाउ यहाँ पे आने के बाद रुक जाएगा। हो सकता है कुछ दूर और आगे जाए, हो सकता है इधर ही रुक जाए। तो सर क्यों रुक रहा है? आप तो बोल दिए एनी बॉडी, इनर्शिया क्या बोलता है कि कोई भी बॉडी अपना स्टेट को कंटिन्यू करना चाहता है। तो सर जब मोशन में था, v वेलोसिटी से अगर मूव ही कर रहा है तो मूव करता रह जाता ना। रुक क्यों गया? रुक इसलिए गया क्योंकि यहाँ पे देखो न्यूटन का फर्स्ट लॉ से समझेंगे। एनी ऑब्जेक्ट और बॉडी रिमेन्स इन द सेम स्टेट, सर सेम स्टेट पे है, चल रहा है, अनलेस, कब तक? अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। कब तक चलेगा? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग ना जाए। अभी देखो क्या सर, इस सरफेस बॉल का, ये बॉल और ये सरफेस के बीच पे यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्लास 8 चले जाओ, क्लास 8 में पढ़ा था फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इंटरलॉकिंग के चलते और एडहेशन के चलते फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्रिएट होता है किसी भी दो सरफेस के बीच में। तो सर यहाँ पे क्या है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन का नेचर कैसा है? मोशन को अपोज करता है, मोशन को रुकावट करता है। तो सर ऑब्वियसली इस पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है कि नहीं? ठीक है सर, एक्सटर्नल फोर्स लग गया। अब सर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो ये दोनों के सरफेस के बीच में है। थोड़ा बहुत फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एयर मॉलिक्यूल्स भी इस पे लगा रहा है, जिसको ड्रैग बोलते हैं। ड्रैग
तो इधर में दो चीज सर, ड्रैग, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर, और सर एक नीचे की तरफ भी फोर्स लग रहा है जो कि mg है। तो कुल मिला के इस पे इतना सारा चीज लगा, तब जाके ये कुछ देर जाने के बाद क्या हो गया, रुक गया। तो यहाँ पे न्यूटन का फर्स्ट लॉ वेरीफाई हो गया ना जी, एनी ऑब्जेक्ट और बॉडी रिमेन्स इन द सेम स्टेट अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। विद एग्जांपल हम लोग क्लियर हो गए। अब मूव करते हैं सेकंड लॉ पे जल्दी। शुड आई एम इरेजिंग इट। सेकंड लॉ बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। कोई कोई बुक में आप लोग को बोलेगा विच इज अ ट्रू लॉ। कहीं कहीं पहले हम लोग को, जब हम क्लास 10th में थे, 9th में थे सॉरी, तो हम लोगों के जो फिजिक्स टीचर थे वो क्वेश्चन दिए थे, प्रूव दैट द न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज ट्रू लॉ। ठीक है, तो उस समय हमको लगता था अरे क्या हैवी क्वेश्चन दे दिया, उसको ट्रू लॉ कैसे प्रूव करें। तो उसका पीछे का रीजनिंग है, वो सब आप लोग को नहीं जानना। इधर आ जाओ, ऐसे कभी स्पेयर हम शॉर्ट बनाएंगे तो उसमें बता देंगे कैसे न्यूटन का सेकंड लॉ ट्रू लॉ है। लेकिन यहाँ पे न्यूटन का सेकंड लॉ देखते हैं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या था कि सर सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। कि सर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का चेंज होने का जो रेट है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा जो फोर्स उस पे लग रहा है उस पे। क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to the force acting. The rate of change of momentum is directly proportional to the force acting. स्टेटमेंट है, जस्ट यही है। अलग अलग बुक में हो सकता है स्टेटमेंट अलग दे दे, जस्ट यही है। अभी देखो सर इसमें दो शब्द आ गया, दो शब्द नहीं सर एक शब्द आ गया। एक तो रेट आया, दूसरा सर मोमेंटम आया। रेट मतलब सर d/dt, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पे d/dt आ गया मतलब रेट का बात कर रहे हैं। अब बोलोगे सर d/dt क्या है, तो d/dt रेट ऑफ चेंज को दर्शाने का डिफरेंशियल मेथड है। ठीक है, जो कि क्लास 11th में पढ़ोगे। अगर यहाँ पे सिर्फ बेसिक लैंग्वेज में जानना है तो सर रेट का मतलब है टाइम से डिवाइड कर दीजिए, टाइम से डिवाइड कर दीजिए। अब यहाँ पे मान लीजिए कि किसका, मोमेंटम का, तो यहाँ पे मोमेंटम रखे रहेगा, तो मोमेंटम अपॉन टाइम। समझे? अभी इसको साइड करो, टॉपिक पे आओ। क्या बोला कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग। मान लो कि फोर्स क्या है, एफ है। मान लो फोर्स क्या है, एफ है। ठीक है, और तो सर क्या हो जाएगा, dp/dt इज प्रोपोर्शनल टू एफ। फोर्स अप्लाइड अगर मान लो एफ है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, p से रिप्रेजेंट करते हैं मोमेंटम को। आपको जानना होगा मोमेंटम क्या है, मोमेंटम जान लो, मोमेंटम क्या है। आई होप प्रीवियस क्लासेस में अगर आप लोग जहां भी पढ़े होगे, अगर मोमेंटम के बारे में जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो यहां जान लो। मोमेंटम क्या है सर कि इट इज अ क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन एनी मैटर। किसी भी मैटर पे मोशन का एक क्वांटिटी है, ठीक है, जिसको कि हम लोग प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी से बताते हैं। मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट से बताते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, दो तरीका। अगर लैंग्वेज में डिफाइन करना है थ्योरी में तो लिख सकते हो, इट कैन बी डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड, sorry, quantity of motion contained in any matter. Quantity of motion contained in any matter. और अगर दूसरा लैंग्वेज में डिफाइन करना चाहो मैथमेटिकली तो कैसे लिखोगे सर, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, और क्या सर इसके बारे में जान सकते हैं सर, रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल p। और क्या जान सकते हैं सर कि सर इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं ऊपर में, या तो एरो से रिप्रेजेंट करो या डार्क लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इतना ही जानना मोमेंटम के बारे में। अब आ जाओ इस पे आ जाओ, इरेज कर रहे हैं मोमेंटम को ताकि यहाँ पे सिर्फ न्यूटन का सेकेंड लॉ हमको दिखे। ठीक है जी, चलो आ जाओ कि सर इसके हिसाब से तो फिर ये हो गया प्रोपोर्शनल का साइन, फोर्स अप्लाइड और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp/dt। अब p क्या बताया, प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी। तो हम इसको लिख सकते हैं dmv
बाई डी टी लिख सकते हैं, इज प्रोपोर्शनल टू एफ, कोई दिक्कत नहीं। इसको और कैरी फॉरवर्ड करो तो हम लोग लिख सकते हैं मास कांस्टेंट है ना, तो मास बाहर आ गया सर, डी वी बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू एफ, कोई दिक्कत। अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी को ढोते जा रहे हैं, प्रोपोर्शनल को अगर हटा दे तो फिर अगर हम कांस्टेंट और प्रोपोर्शनलिटी ला देंगे तो हो जाएगा ना, जानते हो ना, ठीक है। अगला स्टेप में वही कहते हैं सर। देखो दो चीज करेंगे, एक तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, दूसरा सर डी वी बाई डी टी वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज क्या बताए थे, याद करो चैप्टर 1 में मोशन में बताए थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे m इंटू ए हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज m इंटू ए इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू एफ, वेयर k इज द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी सॉरी, वेयर k इज द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, वेयर k is constant of proportionality, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो इक्वेशन क्या बन के आ गया कि सर एम ए इज इक्वल टू के एफ। अब फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए k का वैल्यू 1 लेते हैं, इसके पीछे का भी रीजन है कि क्यों ही 1 लेते हैं, ठीक है। अभी सर k का वैल्यू 1 लेते हैं, एक शॉर्ट हम अपलोड कर देंगे, उसमें बता देंगे कि क्यों k का वैल्यू हम लोग 1 लेते हैं। फिलहाल सर फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी we put k is equal to 1, therefore f is equal to ma, तो फोर्स बराबर क्या आ गया जी, मास इनटू एक्सेलरेशन, यही है तुम्हारा फोर्स का फॉर्मूला। और ये कहाँ से आया, न्यूटन का सेकेंड लॉ से। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ सिंपली क्या बोला, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग। इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखे, dp बाई dt प्रोपोर्शनल f, dmv बाई dt प्रोपोर्शनल f, dm dv बाई dt प्रोपोर्शनल f, ma is equal to kf, where k is the constant of proportionality. For the sake of simplicity we put k equal 1, therefore f is equal to ma, where a is acceleration, m is mass and force, f is force, ठीक है। यूनिट वगैरह निकालना सब जानते हो सर, न्यूटन केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 2, तो 1 न्यूटन बराबर कितना हो जाएगा वो भी निकाल लोगे, ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ो। अब सर इसमें और क्या पूछ सकता है, कुछ भी टॉपिक को छोड़ेंगे नहीं, क्या क्या टॉपिक आ सकता है, रिलेट कैसे कर सकता है उसको जान लो। पहले इक्वेशन एक बार और अभी हम लोग इसको लिखते हैं, और जो भी टॉपिक बन सकता है उसको एक बार डील कर देते हैं वर्बली। एफ इज इक्वल टू एम ए, क्या क्या पूछ सकता है सर, इस इक्वेशन से मात्र सर फोर्स का यूनिट पूछ सकता है, न्यूटन जानते हो। इसका सीजीएस यूनिट डाइन होता है, सीजीएस यूनिट डाइन, स्टैंडर्ड यूनिट न्यूटन। सर 1 न्यूटन बराबर, तो ये राइट हैंड साइड में भी जो आएगा वो 1 न्यूटन के बराबर हो जाएगा ना। तो अगर 1 न्यूटन के बराबर अगर कभी पूछ दे तो 1 न्यूटन बराबर 1 kg इंटू 1 मीटर सेकेंड इनवर्स 2 बराबर 1 kg मीटर सेकेंड इनवर्स 2, मतलब न्यूटन बराबर kg मीटर सेकेंड इनवर्स 2। तो ये भी याद रखोगे, ठीक है। यूनिट हो गया, इसको डिफाइन हो गया। अब सर क्या पूछ सकता है, पूछ सकता है डिफाइन 1 न्यूटन फोर्स। 1 न्यूटन फोर्स को डिफाइन कीजिए। तो 1 न्यूटन फोर्स को डिफाइन कब करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे, देखो अगर 1 न्यूटन फोर्स बोल रहा है मतलब मैथमेटिकली एफ का वैल्यू कितना आना चाहिए, 1 न्यूटन आना चाहिए। तो एफ का वैल्यू 1 न्यूटन आने के लिए इधर में भी आरएचएस भी हमको 1 चाहिए ना जी। तो सर आरएचएस भी 1 चाहिए, तो देख लेते हैं, चलो 1 लाना ही था ना, इसी से देख लेते हैं, 1 लिख दिए। अब 1 कब आएगा, जब मास भी मेरा m भी मेरा 1 kg हो जाए और एक्सेलरेशन भी मेरा 1 मीटर सेकेंड इनवर्स 2 हो जाए, तभी ना 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। क्लियर। इसी को लैंग्वेज के फॉर्म में लिखेंगे, क्या हो जाएगा, डिफाइन 1 न्यूटन फोर्स, अ फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन, या फिर इफ a force is said to be 1 Newton if a mass of 1 kg accelerated with 1 meter second inverse 2 acceleration। बात समझो। इसको लैंग्वेज में तुम लोग चाहो तो बहुत तरीके से लिख सकते हो, सिंपल सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज कोई सा भी पिक करो। when a body is accelerate, when a body of mass 1 kg is accelerated
accelerated with 1 Newton 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, accelerated with इतना, then the force is said to be 1 न्यूटन। ठीक है, तो मैथमेटिकली ऐसे भी पूछ सकता है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, तुरंत लॉजिक लगाना है, तुरंत एक्सप्रेशन लगाना है, तुरंत वैल्यू पुट करना है, तुरंत उसको स्टेटमेंट बना देना है। यहाँ पे हो गया न्यूटन का सेकेंड लॉ। अब जंप करते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ पे, जंप करें। गुड गुड। देखो बेसिक क्लियर रहेगा तो आगे 11th क्लास में आपको तकलीफ नहीं हो रहा, और अगर अभी बेस क्लियर नहीं रखोगे तो फिर तुमको हर जगह तकलीफ होगा। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन तुम लोग हर जगह सुनते ही होगे, मतलब हर कोई सुने होगे। क्या सुने हैं सर? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब इसी का दूसरा नाम क्या है? एक्शन, रिएक्शन, फोर्स या फिर पेयर। एक्शन, रिएक्शन, पेयर या फिर फोर्स। ठीक है, यही है सर। अब क्या है इसका स्टेटमेंट है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। देखो मतलब कि सर अगर कोई एक बॉडी है, किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहा है F, तो दूसरा बॉडी भी पहला बॉडी पे इन रिटर्न उतना ही मैग्नीट्यूड पे फोर्स लगा देगा F। अगर मान लो कि सर लेट देयर बी टू बॉडीज, ठीक है, and F1 to be the force of 1 on second. Let F1 to be the force of first on second. पहला बॉडी दूसरे पे जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो F12 है। ठीक है, तो न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है कि दूसरा बॉडी जो पहला पे एक्सर्ट करेगा ना वो भी इसी के बराबर होगा। देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ F12 मस्ट बी इक्वल टू F21। बात समझो, F12 किसके बराबर होगा? F21 के। अब सर ये सर सिर्फ मैग्नीट्यूड में बराबर होगा, डायरेक्शन में अपोजिट होगा। तो देखो ये सिंबल मैग्नीट्यूड बताता है। ठीक है, अब अगर इसी को हम ये ब्रैकेट हटा देंगे तो यहाँ पे हमको माइनस का साइन देना होगा। क्लियर? तो ये तुम्हारा था न्यूटन का थर्ड लॉ। अभी सर ये सारा में कुछ कुछ एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, देखो न्यूटन का फर्स्ट लॉ, इसका एग्जाम्पल कैसे देख सकते हैं? जब पैसेंजर बैठा हुआ है किसी बस में या किसी व्हीकल में और ड्राइवर सडनली ब्रेक अप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो पैसेंजर आगे की तरफ फॉल बैक करता है। इसको कौन एक्सप्लेन करेगा? न्यूटन का फर्स्ट लॉ। पेड़ है, पेड़ की डालिया को अगर हम जबरदस्ती उसको सेक करें, एकदम जोरदार सेक करें, तो पत्ते टूट के नीचे गिर जाते हैं। कौन सा लॉ एक्सप्लेन करेगा? न्यूटन का फर्स्ट लॉ। उसी तरह कोई चीज बंधा हुआ है गाड़ी के ऊपर और अचानक से ब्रेक मारा, अगर बंधा हुआ नहीं है और अचानक से ब्रेक मारा तो वो आगे की तरफ गिर जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि बांध के रखे लगेज को। कौन एक्सप्लेन करेगा? फर्स्ट लॉ। उसी तरह आप देखो न्यूटन का सेकंड लॉ, देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड या फोर्स एक्टिंग। तो यहाँ पे इसका एप्लीकेशन कैसे देख सकते हो? क्रिकेट तो सभी कोई देखते हो ना, आप क्रिकेट में देखते हो, क्रिकेट में प्लेयर लोग जब भी कैच पकड़ते हैं तो हाथ आगे से पीछे की तरफ, नीचे की तरफ लाते हैं। इसको कौन एक्सप्लेन करेगा? सेकंड लॉ। उसी तरह अब थर्ड में आ जाओ, रिकॉइल ऑफ ए गन, कौन एक्सप्लेन करेगा? थर्ड लॉ। अच्छा, अभी जैसे ही बंदूक चलाते हैं, राइफल जो आता था, तो बोलते हैं कि नहीं, इसको शोल्डर पे अच्छे से एकदम एडजस्ट करके तब हिट कीजिए। क्यों? क्योंकि वहां पे
न्यूटन्स का थर्ड लॉ एक्ट कर रहा है, वही एक्सप्लेन करेगा। नहीं तो अगर आप सपोर्ट रख के नहीं हिट करोगे तो जितना फोर्स से वो बुलेट एग्जर्ट आगे की तरफ फॉरवर्ड फोर्स इंपैक्ट करेगा उतना ही बैकवर्ड भी तो करेगा, एक्शन रिएक्शन वहां पे है। तो अगर आप सपोर्ट में नहीं रखोगे तो आपको शोल्डर इंजरी हो जाने का चांसेस है। तो ये सारा रहा एग्जांपल्स, एप्लीकेशन न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ का। अब इस चैप्टर में एक और टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसको डिस्कस कर देंगे। उसके बाद इंपल्स डिस्कस करेंगे और चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अच्छा, न्यूमेरिकल्स बहुत है, न्यूमेरिकल्स तुम्हारा बना सकते हो। 9th क्लास में एक भी न्यूमेरिकल्स ऐसा नहीं है जो तुमसे बनेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम भले थ्योरी बता दे रहे हैं, न्यूमेरिकल ऐसा रहेगा तो हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवा देंगे। अगर आप लोग को न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आता है, आप कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हो कि सर ये न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है, XYZ न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है, बता दीजिए, ठीक है। फील फ्री टू पुट अ कमेंट देयर।